हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल समद और आज से मैं आपको सीबीएसई 12th क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स जैसे थ्योरी और डेरिवेशन को समझाना स्टार्ट करूँगा। तो अब आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो है यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका नाम है। इसके अंदर दो चैप्टर आपके आते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वन। चैप्टर वन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसका जो मैं स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूँ तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आपके सामने है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर आप सिंपल इसका एक एग्जांपल लें, वैसे तो इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये सिंपल डेफिनेशन है, इससे तो बात कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। आपने कभी किया होगा क्लास में कि कोई पेन को जब आप अपने हेयर में रब्ड करते हैं, फिर उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं, तो फिर वो कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा चार्ज की वजह से हुआ। अब ये तो नॉर्मल इसकी मैंने एग्जांपल आपको बता दिया है। अब रियलिटी में होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए कि जो ड्राई हेयर है, ड्राई हेयर, ठीक है, आपने इस पे आपने कोई कॉम्ब, अब कॉम्ब ले लीजिए, कोई पेन ले लीजिए, ये कोई पेन है, जब आप इसको रब्ड करते हो ड्राई हेयर में तो होता यह है कि ये तो बन जाता है पॉजिटिव। ये ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी, ये जो ड्राई हेयर है ये अचीव कर लेता है पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके पास ये जो पेन है ये अचीव कर लेता है नेगेटिव चार्ज। अब ये भी बात ठीक है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, होता ये है कि जो ड्राई हेयर है ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो ये एक पॉजिटिव चार्ज एक्कर्स कर लेते हैं, और वो जो रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन ये इस पेन को दे देता है, तो पेन एक नेगेटिव चार्ज एक्कर्स कर लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के चार्ज होता क्या है? चार्ज होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे ऑब्जेक्ट पर चले जाते हैं तब उस कंडीशन में वो दोनों ही ऑब्जेक्ट चार्ज अचीव कर लेते हैं। तो ये इसकी मैंने आपको इंटरनली एक्सप्लेनेशन आपको दी है। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, या मैंने डेफिनेशन लिखवा रखी है जो आपको अगर आ जाती है ये एग्जाम में तो आप इसको ऐसे लिख कर आइए। द चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि देखो जब आपने उसको पेन को रब्ड किया जब आपने हेयर में, तो फिर आप उसको कागज़ के छोटे से तिनकों के पास लेकर गए, तो उनके बीच में कागज़ के तिनके और उस पेन के बीच में एक फोर्स लगा है, एक अट्रैक्ट फोर्स लगा है, अट्रैक्शन हुई है, यानी कि उनके बीच में कुछ फोर्स लगा है। तो फिर वो फोर्स किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो ये थी इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। यूँ तो बुक्स में बहुत सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैंने फिलहाल ये बता दिया आपको, ठीक है। तो मैंने ये, और दूसरी बात, अब इसकी यूनिट क्या होती है चार्ज की? देखिए, चार्ज की यूनिट जो होती है वो होती है कूलम्ब, ठीक है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या हो? द मटेरियल विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन अकर्स पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है तब वो पॉजिटिव चार्ज अकर्स कर लेता है। और नेगेटिव चार्ज, द मटेरियल विच गेन्स इलेक्ट्रॉन अकर्स नेगेटिव चार्ज। और जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसको बोला जाता है नेगेटिव चार्ज। मतलब ये बोला जाता है कि मटेरियल के पास नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो अभी मैंने आपको समझाया था नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखते हैं ये किस तरीके से, कौन कौन से सब्सटेंस पर किस तरीके से आते हैं। तो देखिए, जब ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब्ड किया जाता है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो गिलास रोड से उतर करके सिल्क क्लॉथ पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से गिलास रोड पर जो गिलास रोड है वो एक पॉजिटिव चार्ज अकर्स कर लेता है, और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज अकर्स कर लेता है। ठीक उसी तरीके से ये सब्सटेंस मैंने आपके सामने लिख दिए,
देखिए मैंने इनकी एक कैटेगरी बना दिया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एक नंबर में आ जाता है, बस बहुत ही कमी के साथ आता है। लेकिन तो मैंने आपको बता दिया है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की कहानी किस तरीके से होती है। और बाकी अगर आपकी कोई बात इसमें समझ में नहीं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। देखिए लाइक चार्ज का मतलब क्या है। लाइक चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज को अगर आप आपस में रखेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर आप नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आपस में क्लोज लाने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इससे ये फैक्ट निकलता है कि जो लाइक चार्ज होता है, लाइक चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब मतलब कि कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, अगर आप इनको एक साथ आपने इनको रख दिया थोड़े से डिस्टेंस पर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। या फिर कोई माइनस चार्ज या प्लस चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आप रखोगे आपस में तो अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये बात आपको समझ में आएगी। इसमें मैं एक बात बतानी भूल गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए ये यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें 2 चैप्टर आते हैं आपके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। वो जो दो चैप्टर इसके अंदर आते हैं। तो हम इस पूरी यूनिट के अंदर इसका मतलब ये होता है कि आप देख सकते हैं स्टैटिक्स, मतलब इसके अंदर जो चार्ज होगा ना, चार्ज वो हम मोशन पे नहीं लेंगे, मतलब कि इसमें चार्ज रेस्ट पे होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस यूनिट के अंडर में हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम चार्ज को मूव नहीं करेंगे, मतलब हम उसे मान के चलेंगे कि ये चार्ज यहाँ पर रेस्ट पर है। ठीक है, तो उसी बेसिस पर इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि क्योंकि इसमें चार्ज जो है ना, चार्ज वो मोशन में नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल समद, और आज मैं आपको जिस टॉपिक्स पर डिस्कस करा रहा हूँ वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है, कोई 2 बॉडी है, जब आपस में इनको रब्ट करते हैं या किसी भी मेथड से, वो दोनों ही जो सब्सटेंस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो चार्ज अचीव कर लेते हैं। तो अब होता क्या है कि या तो ये होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ आपको, ये कोई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, हमने इन दोनों को रब्ट किया। ठीक है, रब्ट करने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर नेगेटिव, यानी कि हुआ क्या कि इस पे से इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर इसके पास चले गए। ठीक है, तो अब ये बात तो हमारे समझ में आ चुकी है, लेकिन ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग ये होता है कि इस पे से, फॉर एग्जांपल मान के चलिए 2 इलेक्ट्रॉन इस पे से हट करके इस वाले ऑब्जेक्ट के पास चले गए। ठीक है, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन गए हैं। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते भाई इसके पास 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए या 1.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसा तो नहीं कह सकते आप। ऐसा हुआ कि इस पे से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर इस वाली दूसरी बॉडी के पास चले गए। ठीक है, तो ये जो बॉडी है इस पर जो चार्ज होगा वो +2e का होगा। ठीक है, और इस वाली बॉडी पर जो चार्ज आया है वो क्या आ जाएगा, -2e। ठीक है, तो अब हम इन दोनों बॉडी को हम कैसे लिख सकते हैं कि दोनों बॉडी पर भाई +-2e चार्ज आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं हो सकता 1.5 2.6, ये नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर कि इस पर ये देखिए भाई 4 इलेक्ट्रॉन हट करके इस दूसरी बॉडी पर चले गए, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, +4e, और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, -4e। तो यानी कि और उस दोनों बॉडी पर टोटल कितना चार्ज आएगा, +-4e, और इसी का नाम है Q=2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना,
तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं, ठीक है। इसी का मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसका जनरल फॉर्मूला जो ऐसे लिखा जाता है Q इज इक्वल टू NE, ये भी लिखा होता है। और अगर आप लिखना चाहें तो Q इज इक्वल टू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो पूरी दो बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होगा। प्लस माइनस लगाना पड़ेगा जब दो बॉडी के हम टोटल चार्ज की बात करोगे। एक बॉडी पर तो वो देखना पड़ेगा कि भाई वो नेगेटिव चार्ज अचीव कर रहा है या पॉजिटिव, फिर उस हिसाब से उसका साइन लगा दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया सारा का सारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिप्रेजेंटेड बाय E, ठीक है। अब ये की क्या कहानी है, स्मॉल e क्या चीज़ होती है। देखो जो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि भाई प्लस माइनस 4 ये बात ठीक है, बट ये e क्या चीज़ है। देखिए e की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 मल्टीप्लाइज 10⁻⁻19। अब जो इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, ठीक है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड -e से किया जाता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर सेम यही चार्ज होता है बट पॉजिटिव होता है, यानी कि +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है +e से, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको E का मतलब समझा दिया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आपको इसमें किसी इस पूरे टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब देखिए कि होता क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये पहले था, मतलब अब आज अगर आप न्यू कॉन्सेप्ट देखें तो आज कुछ ऐसे पार्टिकल डिस्कवर किए जा चुके हैं जिन पर जो चार्ज होता है ना वो क्वांटाइज नहीं होता, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता। आज के दौर के जो चार्ज कुछ पार्टिकल डिस्कवर किए गए, जैसे क्वार्क, जिनको कहा जाता है क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, ठीक है। अब वो कौन से पार्टिकल थे, जो आपके प्रोटॉन होता है ना और जो न्यूट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी कुछ पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको कहा जाता है क्वार्क्स, ठीक है। जैसे कि क्वार्क कौन कौन से, एक तो चार्म, एक स्ट्रेंज, ठीक है। इनके ऊपर जो चार्ज पाया गया वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं था, आप देख सकते हैं +2e/3, तो ये तो एक इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। और आप देख सकते हैं स्ट्रेंज, इस पर था -e/3, और ये इनके एंटी क्वार्क हैं, ठीक है। जब क्वार्क है तो उनके एंटी क्वार्क भी होते हैं। एंटी क्वार्क का मतलब ये होगा कि इसमें इसके जो उस पर चार्ज है वो -2e/3 है, और देखिए इस पर इसका जो एंटी स्ट्रेंज है उस पर e/3 है। तो ये रिसेंटली डिस्कवरी है अभी की। तो लेकिन फिलहाल आपको बोर्ड में अगर आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपसे कोई पूछे तो आपको ये बताना है, ठीक है। आई होप कि आपके लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर कोई बात इसमें पूछनी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल समद, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इससे पहले भी मैं इस चैप्टर के कुछ टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, आप उसे भी जाकर देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखिए किसी भी बॉडी को चार्ज करने के आपके पास 3 मेथड हो सकते हैं। एक तो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और एक चार्जिंग बाय इंडक्शन, और एक चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ये 3 मेथड हमारे पास है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड हमारे पास है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब कोई दो मटेरियल एक दूसरे के ऊपर रब्ड किए जाते हैं तो उसके बाद ये होता है कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है, यानी कि एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के दूसरे मटेरियल के पास चले जाते हैं। तो अब ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ये फर्स्ट इसका मेथड है।
देखिए इसमें आपको लिख कर क्या आना है ये देख लीजिए। व्हेन यू रब वन मटेरियल टू अनदर दे आर चार्ज बाय फ्रिक्शन, मटेरियल लॉसिंग इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड मटेरियल इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, अमाउंट ऑफ गेन एंड लॉस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ईच अदर। मतलब इसने कहा है कि जब ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो मटेरियल जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है दूसरा मटेरियल को, यानी कि दो हमने मटेरियल आपस में रब्ट किया तो एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन उतर के दूसरे के पास जाएंगे, तो उससे जो ये फर्स्ट मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा वो तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जिस मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये होगा कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो गए। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक मटेरियल से जैसे 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के दूसरे मटेरियल के पास गए हैं तो 3 ही जाएगा। ऐसा नहीं होने का भाई उसने प्रोवाइड 3 करे थे और गए उसके पास 2, ऐसा नहीं होने का कि जितने उसने दिए हैं उसे उतने ही वो लेगा। ठीक है, तो उसने कहा है कि अमाउंट ऑफ गेन एंड लॉस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ईच अदर, यानी कि आप कह सकते हैं कि चार्ज इसमें कंजर्व रहा है। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम, तो ये एग्जाम्पल है व्हेन यू रब गिलास, अगर आप गिलास रोड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ पे तो उससे ये होगा कि जो गिलास रोड होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसको दे देगी, सिल्क क्लॉथ को। ठीक है, मतलब अगर आप जैसे मान के चलिए कि सिल्क क्लॉथ है और ये एक गिलास रोड है तो मैं इसको रब्ड करता हूँ ऐसे करके, तो उसके कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये जो है इसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसको प्रोवाइड कर देता है। तो ये क्या पॉजिटिवली चार्ज, गिलास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये जो क्लॉथ है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये तो पहला मेथड इसका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं जो कि है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। तो हमारा जो दूसरा मेथड है चार्जिंग का वो है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब चार्जिंग बाय कांटेक्ट का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा कि कोई एक अनचार्ज बॉडी होगी, अनचार्ज बॉडी यानी कि न्यूट्रल बॉडी कहते हैं जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन और सेम प्रोटॉन हो, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो उसमें चार्ज पाए जा रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल हो, तो वो बॉडी न्यूट्रल होती है यानी कि अनचार्ज। अब हम एक दूसरी बॉडी जो कि चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, हम इस बॉडी के कांटेक्ट में लेकर आते हैं एक अनचार्ज बॉडी के, तो होगा ये कि ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगी इस बॉडी को। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये जो अनचार्ज बॉडी थी ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये तो पहले से ही नेगेटिवली चार्ज थी, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो ये दोनों बॉडी जो होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि चार्जिंग इन कॉन्टैक्ट में देखो, चार्जिंग ऑफ जब हम रबिंग कर रहे थे यानी कि फ्रिक्शन से कर रहे थे उस कंडीशन में तो ये हुआ था कि एक बॉडी पॉजिटिव हो गई थी और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई थी। अब इस केस में क्या होगा कि इसमें दोनों ही बॉडी सेम चार्ज होगी, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है, चार्जिंग इन कॉन्टैक्ट में जो दोनों बॉडी होगी वो या तो नेगेटिवली चार्ज ही होगी। तो अब आप देखिए, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ये एक बॉडी है आपके पास नेगेटिवली चार्ज, आप एक रोड लेकर आए और ये आपके पास एक स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर न्यूट्रल है, ये प्लस माइनस मैंने ये इसलिए शो किया है कि इसमें इक्वल है, मतलब प्लस भी जितने प्लस चार्ज है ये उतने ही माइनस चार्ज है, तो ये न्यूट्रल है, तो ये नेगेटिवली इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो जब हम इसको इसके कॉन्टैक्ट में लाएंगे, इसको ऐसे मिला के, कॉन्टैक्ट का मतलब ऐसे मिला कर रखेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो रोड है इसको कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ये पूरी तरीके से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये तो पहले से ही नेगेटिवली चार्ज था, इसमें इसने से कुछ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर दिया, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज हो गई रोड, और ये स्फीयर भी नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो कॉन्टैक्ट में रखने से दोनों ही बॉडी चार्ज हो चुकी है।
तो चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट के अंदर जो आपको डायग्राम बनाकर आने हैं, सेकंड मेथड में जो आपको डायग्राम बनाकर आने हैं वो ये बनाकर आना है। इससे पहले जो मैंने आपको डायग्राम बनाए थे वो बनवाए थे आपको, वो आपको नहीं बनाने हैं, वो मैंने समझाने के लिए बताया था। और उसमें जो है ना वो ये दोनों जो बॉडी है वो कॉन्टैक्ट में नहीं दिख पा रही थी, तो आपको उसमें कॉन्टैक्ट में दिखाना है, ठीक है। यानी कि डायग्राम वो आपको नहीं बनाने हैं, जो मैंने सब आपने अभी मैंने बनवाए थे ना, आपको वो नहीं बनाने हैं, आपको डायग्राम ये वाले बनाने हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या है कि ये एक नेगेटिवली चार्ज रोड है आपके पास, ये एक न्यूट्रल स्फीयर है यानी कि अनचार्ज बॉडी है। जब मैंने इसको उसके साथ कांटेक्ट में रखा है तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस बॉडी ने इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने इनको सेपरेट किया, बाद में सेपरेट करने के बाद ये नेगेटिवली चार्ज तो थी पहले से रोड, साथ में इसने इसको भी नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस पर से इलेक्ट्रॉन कम नहीं हो पाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन उतर के इसके पास चलेगा, ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। इसके बाद भी इसने कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए, तो दोनों नेगेटिवली चार्ज हो गई। उसके बाद अगर देखिए हम एक चार्ज बॉडी, दूसरे केस में अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज रोड हम कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं कि न्यूट्रल स्फीयर के यानी कि अनचार्ज बॉडी के, तो होगा ये कि इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। जब हम बाद में इसको सेपरेट करेंगे ना, तो उसके बाद हम ये पाएंगे कि ये स्फीयर जो था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये रोड तो पहले से पॉजिटिवली चार्ज होगी। इस पूरे केस में एक देखने की बात है कि जब इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए तो ये नेगेटिवली चार्ज नहीं होने का, ये आपको बात ध्यान रखनी है। देखो ये क्योंकि ये हाईली पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि इसमें काफ़ी मात्रा में ये पॉजिटिव, ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिवली चार्ज था। आप ये कह सकते हो कि जब ये इलेक्ट्रॉन इससे लेता है तो ये वो जो इलेक्ट्रॉन है उसने इसके पॉजिटिवली चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला, बट खुद पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं ना, तो फिर ये खुद तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, बट जो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। ये यहाँ पे बात आपको देखने लायक है। तो अब अच्छा, इस केस में एक बात और सामने आते निकल करके, जब चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट में आप दोनों जो बॉडी है, देखिए आप ये भी नेगेटिव चार्ज हो रही है और ये भी नेगेटिव चार्ज हो रही है, और दूसरे केस में देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज हो रही है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस केस में सेम टाइप का चार्ज दोनों बॉडी पर आ जाता है। जबकि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में ऐसा नहीं था, आपने देखा होगा उसमें एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है और एक बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम इस मेथड के अंदर आई है सेकंड मेथड में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारे पास आता है थर्ड और लास्ट मेथड चार्जिंग का, वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हम दोनों ही बॉडी को कॉन्टैक्ट में नहीं लेकर आएंगे। भाई मैंने आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बताया था, उसमें तो रब्ट करना पड़ा था, उसमें तो कॉन्टैक्ट में था ही। उसके बाद फिर मैंने आपको दूसरा मेथड बताया चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, उसके अंदर भी आपने कॉन्टैक्ट में रखा था, तो जा करके मिला कर रखा था, तो जा करके चार्ज हुई थी बॉडी। बट इन दिस केस यहाँ पर आप दोनों बॉडी को कॉन्टैक्ट में नहीं रखेंगे, यानी कि थोड़ा सा दूर रखेंगे ऐसे करके, तो आप उससे आप चार्ज कर सकते हो बॉडी। उससे हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, उससे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। देखिए कि ये क्या है, ये है एक बॉडी, मैंने ये दो बॉडी मेरे पास है ए और बी, मैंने एक स्टैंड से दोनों को जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये एक पॉजिटिवली चार्ज रोड है। जब मैं इसको, अब देखो ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है, भाई इस न्यूट्रल का मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम है अभी। उसके बाद जब मैं इसके पास एक नेगेटिव रोड लेकर आता हूँ, बिल्कुल इसके पास, इससे कांटेक्ट में नहीं रख रहा मैं, इससे थोड़ा सा दूर, तो होगा ये कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा ना जो, तो इन दोनों के दोनों बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और जो दोनों बॉडी के इलेक्ट्रॉन हो गए ना, वो इसके नियर आएंगे, मतलब अट्रैक्ट करेगा ना पॉजिटिव नेगेटिव को, और जो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगी वो उसके दूसरी साइड चले जाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इन नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक साइड में ले आएगा लेफ्ट पे, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उन्हें राइट पे भेज देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जब हम इसको सेपरेट करते हैं इन दोनों बॉडी को, उसके बाद ये होगा कि ये वाली बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और ये वाली बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और हम इसको रोड को उस टाइम पे हटा चुके हो गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग इसके बिल्कुल, मतलब आपने इसको कांटेक्ट में नहीं रखा, विदाउट एनी कांटेक्ट आपने इन दोनों बॉडी को चार्ज कर दिया है, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज हो गई बॉडी, एक पॉजिटिव चार्ज हो गई बॉडी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अब इसमें आपको लिख कर क्या आना है कि वो देख लीजिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन, द फेनोमेना ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी
नियर इट विदाउट मेकिंग ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। आप समझ में हो गई बात, मैंने बता दिया आपको कि दो बॉडी जो कि आपस में जिनको आपस में कॉन्टैक्ट में न रखा जाए बट उसके एक दूसरे के करीब लाया जाए, तो उसके बाद जो बॉडी चार्ज हो जाएगी उस प्रोसेस को बोला जाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसमें मैंने आपको उसका एग्जांपल दे दिया। तो आपको तीनों ही मेथड में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। फर्स्ट में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आप मैंने बताया था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में रब्ट करना होता है, और चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट में आपको कॉन्टैक्ट में रखनी होती है बॉडी, और चार्जिंग बाय इंडक्शन में आपको थोड़ी सी दूर रखनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद अब ये आपको लिख कर कैसे आना है कि वो देख लीजिए। तो जो आपको लिख कर आना है, लिख कर कैसे आना है कि वो देख लीजिए। मैं इसके बारे में आपको समझा चुका हूँ अभी, तो उसमें लिख कर आपको क्या आना है वो देख लीजिए। इन द बिगिनिंग बॉडी ए एंड बी आर न्यूट्रल, ये जो दो बॉडी है न्यूट्रल है बिगिनिंग में। व्हेन वी ब्रिंग अ रोड ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर टू बॉडीज, जब हम एक पॉजिटिव चार्ज रोड इसके नियर लाते हैं, देन इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स रोड, तो उसके बाद क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस रोड की ओर मतलब मूव करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड प्रोटोन स्टे, मतलब प्रोटोन अपनी जगह पे रहेगी उस टाइम पे, ठीक है। धीरे धीरे करके जब इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएगा ना उस रोड की ओर, उसके बाद क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और प्रोटॉन एक साइड पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन इज कलेक्टेड एट लेफ्ट साइड एंड प्रोटॉन विल कलेक्टेड राइट साइड, ठीक है। तो देन आफ्टर सेपरेटेड द बॉडी ए विल नेगेटिव चार्ज, और बाद में जब हम इनको अलग कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि ये इसकी बॉडी ए नेगेटिव चार्ज होगी और बॉडी बी पॉजिटिव चार्ज होगी। देन आफ्टर सेपरेटेड द बॉडी ए विल नेगेटिव चार्ज एंड बॉडी बी विल पॉजिटिव चार्ज। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है। बाकी अगर इसमें इस पूरे टॉपिक में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, कमेंट मुझे करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, अब मैं पूरी 12th क्लास फिज़िक्स का पूरा CBSE का पूरा जो है टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ आपको, उसमें डेरिवेशन और थ्योरी भी साथ साथ में, और न्यूमेरिकल की एक हमारी अलग से सीरीज़ चली रही है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज़, उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल समद, और आज मैं आपको CBSE 12th क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास के बारे में डिस्कस कराऊंगा। देखिए इसमें जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंस लिखे हुए हैं, ये तो काफ़ी सारे थे तो मैंने जो 4 इंपॉर्टेंट थे वो लिखवाए हैं। तो इसमें मैं डिटेल में डिस्कस कराऊंगा आपको कि क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस है। तो जो सबसे पहले जो डिफरेंस है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, और जबकि मास में क्या होता है, मास ऑफ एनी बॉडी इज आल्सो पॉजिटिव। देखिए सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं, जो उसका फर्स्ट जो डिफरेंस है उसमें उसने कहा है कि जो चार्ज किसी बॉडी पर होगा वो या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर बिल्कुल भी ज़ीरो होगा। मतलब अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं भाई, चार्ज कैसे आता है कि ये दो बॉडी है, अब ये न्यूट्रल है, अभी इनके पास कोई चार्ज नहीं है, तो मैं इनको आपस में जब रब्ट करता हूँ तो उसके बाद इस बॉडी पे से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर इस बॉडी के पास चले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जब ये न्यूट्रल थे उस कंडीशन में इन दोनों के ऊपर जो चार्ज था वो ज़ीरो था। तो कहने का मतलब ये जो चार्ज होगा किसी बॉडी पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर ज़ीरो भी हो सकता है। जबकि वो मास के बारे में बताता है कि मास किसी बॉडी पर जो होगा वो ऑल्सो पॉजिटिव होगा, मतलब मास कभी नेगेटिव नहीं होने का, कभी ज़ीरो नहीं होने का, सिर्फ पॉजिटिव होगा, 2, 3, 4 जो भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब हम दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी। देखिए इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है किसी बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कोई बॉडी है, इस पर +2e चार्ज है, या फिर कहिए -2e इसके पास चार्ज है, और मैं इसको मूव करा रहा हूँ इस बॉडी को,
इस बॉडी को मैं मूव करा रहा हूँ, तब भी इसका चार्ज -2e या +2e रहेगा। ठीक है, जैसे अभी चार्ज है उसके पास, उससे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तब भी उसका चार्ज सेम होगा, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तब भी उसका चार्ज सेम ही रहेगा, कुछ भी उससे वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, वो बोलता है क्या, मास ऑफ बॉडी इंक्रीज विद इट्स वेलोसिटी एज m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। देखिए जो मास होता है वो मोशन पे जो होता है और जो रेस्ट पे होता है वो अलग अलग होता है। इसको दिया था आइंस्टाइन ने, बताया था, इसके बारे में आपने 11वीं क्लास में इसको पढ़ा भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि देखो कोई बॉडी है, उसका मास में मान के चलता हूँ 5 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद में इस बॉडी को मूव करा देता हूँ बहुत तेज स्पीड के साथ में, तो उस कंडीशन में इस बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो वेलोसिटी का जो इफेक्ट होता है मास के ऊपर होता है, चार्ज पे नहीं होता बट मास के ऊपर होता है। और वो जो जितना भी उसमें इफेक्ट, जो मतलब मिसाल के तौर पे कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, तो उसके ऊपर कितना मास इंक्रीज होगा वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस भी आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, और जबकि मास के बारे में बोलता है वो, मास ऑफ एनी बॉडी इज नॉट कंजर्व्ड, इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी वाइस वर्सा। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले चार्ज के बारे में वो बोल रहा है कि कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड का मतलब क्या होगा? चलो कंजर्व्ड का मतलब समझ लेते हैं। तो अब हम इसको कैसे समझते हैं? ये देखिए, ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में 3 बॉडी है, ए बी सी। इस पर जो चार्ज है वो -2 ही है, इस पर जो चार्ज है वो -3 ही है, और इस पर जो चार्ज है वो -4 ही है। अब ये रेस्ट पर थी, ये सिस्टम पूरा रेस्ट पर था, तो मैंने इसको ऐसे करके जब हिलाया तो उसके बाद ये हुआ कि ये तीनों जो बॉडी थी आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आई। उसके बाद फिर हमने रोक दिया, और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो पहली बॉडी पर जो चार्ज आया वो हो गया -5e। तो जो दूसरी बॉडी पर चार्ज आया वो कितना आ गया? यहाँ पर आ जाएगा कितना? 1e चार्ज, ठीक है। और इस तीसरी बॉडी पर चार्ज आ गया, वो आ गया -3e चार्ज, ये बॉडी भी बॉडी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि तीनों बॉडी पे से चार्ज जो है इंटरचेंज हो चुका है। बट अगर आप देखें कि शुरुआत में इस टोटल सिस्टम का जो, यानी कि तीनों बॉडी का जो टोटल चार्ज था वो कितना था? -4e, -2e, कितना? -6e, -6 और -3, -9 ये था। और बाद में भी इसकी बॉडी पर इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना था? यानी कि जब हमने इसको शेक कराया, यानी कि हमने इसको प्रोसेस कराया, प्रोसेस का मतलब आप कह सकते हो कि मैंने इसको बहुत देर तक हिलाया सिस्टम को पूरे, तो उसके बाद ये हो गया, उसके बाद भी इसका चार्ज -9e था। हाँ, लेकिन बॉडी में आपस में इंटरचेंज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस से पहले तब भी चार्ज -9e था, और बाद में भी चार्ज -9e है, यानी कि टोटल जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं मास की। मास ऑफ एनी बॉडी इज नॉट कंजर्व्ड। देखिए, मास कभी कंजर्व नहीं रहता। मतलब ये होगा कि मास जो होता है ना वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आप इसके बारे में अभी आगे एक चैप्टर आएगा लास्ट में, ठीक है, उसके बारे में आप इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए आप इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, जो मास होता है किसी भी बॉडी का वो एनर्जी में कुछ मास, मतलब सारा नहीं भाई, मिसाल के तौर पे 5 ग्राम मास है तो उसमें से कुछ ही ग्राम जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से आप मानकर चलिए। अब इसका एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो किसी बॉडी का जो मास होता है वो जब आप उसके ऊपर कुछ प्रोसेस कराते हैं तो उस कंडीशन में उसका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ मास। तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस से पहले मास कुछ और होता है और प्रोसेस के बाद मास कुछ और हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके बारे में आप डिटेल में आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि मास जो होता है वो कुछ, अगर हम कुछ प्रोसेस कराते हैं तो उस कंडीशन में कुछ मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो मास कंजर्व्ड नहीं रहता है, जबकि चार्ज कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फोर्स बिटवीन चार्ज में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव।
इसका मतलब ये है कि देखिए जो चार्ज होगा, चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर चार्ज दोनों पॉजिटिव है तब उस कंडीशन में तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर वो दोनों नेगेटिव है तो उस कंडीशन में भी रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स होगा ना फिर इस तरीके से उसके बीच में। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होगा वो नेगेटिव, वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। अभी यहाँ पर मैंने ग्रेविटेशनल लगाया है। यहाँ ग्रेविटेशनल लगाने का क्या मतलब है, देखिए जो दो बॉडी के बीच आपस में जो फोर्स लगता है ना, जो दो बॉडी के आपस में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। आपने 11th में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, अकॉर्डिंग न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ था वो आपने पढ़ा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी दो बॉडी, यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है अट्रैक्टिव, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये दो बॉडी है, ये बोर्ड एक बॉडी है, मैं भी एक बॉडी हूँ, तो उस कंडीशन में ये हम दोनों तो एक दूसरे के ऊपर कोई अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर कैसे ये बात कही जा सकती है। देखिए ये अट्रैक्ट कर रहा है मुझे, बट बहुत ही ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है जिससे ये अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि वो बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाती है, इस वजह से हमें महसूस नहीं हो पाता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दो मास के बीच में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव नहीं होने का, ठीक है। तो ये फोर्थ इसका डिफरेंस था। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ भी बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल समद और आज मैं आपको सीबीएसई 12th क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक कॉलम्स लॉ के बारे में डिस्कस कराऊंगा। देखिए कॉलम्स लॉ की दो फॉर्म होती है, एक तो नॉर्मल फॉर्म जो कि मैं अभी आपको डिस्कस कराऊंगा इस वीडियो में, और एक इसकी वेक्टर फॉर्म होती है जो मैं इसके बाद आपको दूसरी वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। बट उससे पहले हम इसकी नॉर्मल फॉर्म को देखते हैं क्या होती है। तो ये जो बोर्ड पर लिखी हुई है ये इसकी डेफिनेशन कॉलम्स लॉ की और उसका मैथमेटिकल पोर्शन लिखा हुआ है, बट मैं आपको उसको मोरल वे में पहले समझाता हूँ। देखिए कॉलम्स लॉ है क्या, भाई दो चार्ज हमारे पास है, मानकर चलिए ये एक प्लस चार्ज है और मानकर चलिए ये भी एक प्लस चार्ज है। तो जब मैं इनको क्लोज लाऊंगा एक दूसरे के ऐसे, तो होगा ये कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। या फिर ये एक प्लस का चार्ज हो और ये कोई माइनस का चार्ज हो, तो अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे क्लोज लाऊंगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब आप देख रहे हो कि इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के बारे में ही बताया था कॉलम्स ने। उसने क्या बताया था कि इनके बीच में जो ये फोर्स लग रहा है वो इनके चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, समझे ना बात, भाई दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स इन चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसने बताया था, ये कॉलम्स ने बताया था, इसी के नाम पर ही इसका नाम रखा है कॉलम्स लॉ। तो चलिए अब इसको मैथ में, इसको पहले हम अब ये बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन कैसे लिख कर आनी है आपको ये समझ लेते हैं। क्या है देखिए, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही मैंने आपको भी समझाया था। तो उसके बाद ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है। अब ये कैसे लिखी गई है मैं थोड़ा जो आपको खोलकर समझा देता हूँ। देखिए कोई दो चार्ज है Q1 और Q2, ये r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो कॉलम्स ने क्या बताया था, इन चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स इनके प्रोडक्ट के, चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, ठीक है भाई ये है ना, देखो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था, इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई इनवर्सली का मतलब 1/, ठीक है। ये देखिए आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। और अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो यही बन जाएगा ना। और उसके बाद जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो फिर एक इजिकल टू का साइन आएगा। इजिकल टू का साइन आने के साथ साथ आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। जब कभी आप प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो ये कांस्टेंट आता है।
अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है के, इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, अब ये बात ठीक है कि एक कांस्टेंट हो गया, बट ये है क्या? देखिए हम इसको कैसे समझते हैं भाई, ये मेरे पास दो चार्ज है भाई, ये के, पहले मैं आपको बता दूं कि जो के है ये है तो एक कांस्टेंट ही, बट ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कैसे मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, इसको आप समझिए। देखिए कोई दो चार्ज हैं, मैंने इनको अभी एयर में रखा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, तो वो जो फोर्स लगेगा तो उसमें जो के की वैल्यू होगी इसकी, वो होगी 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम -2। ठीक है, कब? जब ये दोनों चार्ज एयर में रखे होंगे, किसमें? एयर में या फिर वैक्यूम में, उस कंडीशन में। और अगर ये दोनों चार्ज एयर में ना हो करके हम इसको दूसरे मीडियम में रख दे, जैसे वाटर के अंदर रख दे या फिर कोई दूसरा मीडियम हो, तो उस कंडीशन में के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट जो एयर के लिए जो वैल्यू होगी के की, वो 9 क्रॉस 10⁻⁹ होगी। यानी कि यहाँ पर ये पता चलता है कि जो के है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसका एक जो फॉर्मूला है वो होता है, यहाँ पर लिखवा दूँ, k = 1/4πε0। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये जो ε0 है, इसको हम ε0 भी पढ़ते हैं, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, ε0 की यूनिट और डायमेंशन और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। फिलहाल के लिए कि कॉलम्स लॉ में इतना ही था, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल समद, और आज मैं आपको CBSE 12th क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक डिस्कस कराने जा रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की यूनिट और उसकी डायमेंशन और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की सब पहले हम यूनिट निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखिए इसको, जो कॉलम्स का लॉ होता है वो क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसमें ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पहले इसकी यूनिट निकालनी है, तो उस कंडीशन में पहले मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूँ। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको क्या हो जाएगा, Q1 Q2 = F × 4πε0 या ε0 कह सकते हो आप इसे, और r²। अब यहाँ से ε0 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q1 Q2/F × 4π और r²। ठीक है, तो अब हमें ε0 का मेरे पास फॉर्मूला बन चुका है। अब मैं इसकी यूनिट निकालता हूँ। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर चार्ज की यूनिट रखते हैं, और फोर्स की यूनिट, और इस डिस्टेंस की यूनिट रखते हैं। तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कॉलम, उसको मैं डिनोट करता हूँ C से, और ये भी, इसकी भी कॉलम भी होगी। भाई चार्ज की यूनिट तो सेम ही होगी ना, आपको से C1 C2 नहीं लिखना है भाई, चार्ज है उसकी यूनिट तो कॉलम भी है ना। F है, फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जिसे मैं N से डिनोट कर रहा हूँ। 4π एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। R डिस्टेंस है, यानी कि लेंथ, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास ε0 की यूनिट आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम इसकी निकालते हैं डायमेंशन। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बना है, आप इन सब के डायमेंशन निकालने के लिए, इसकी डायमेंशन निकालने के लिए आपको इन सब की डायमेंशन इसमें पुट करनी पड़ेगी।
उस तरीके उसके बाद फिर आपका जो है एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन निकल कर आ जाएगी। तो Q1 है यानी कि चार्ज है, इसकी डायमेंशन क्या होगी 80। अब ये 80 कैसे होगी ये मैं आपको बता दूंगा बाद में, पहले आप इसको डायमेंशन एप्सिलॉन नोट की पूरी निकाल लीजिए। Q2 की डायमेंशन ये भी 80 ही होगी अपॉन फोर्स न्यूटन यानी कि फोर्स क्या हो जाएगी MLT-2। अब ये MLT-2 कहाँ से आई है, आपने 11th में पढ़ी होगी फोर्स की डायमेंशन, ठीक है। 4 पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। R डिस्टेंस यानी कि L²। तो अब इसको कंबाइन करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। M-1 भाई ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, L1 है यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा L-3 हो जाएगा। भाई नीचे 3 हो गए थे ना, ऊपर जा करके माइनस के में हो गए, ठीक है। और T-2 ऊपर 2 है और नीचे 2 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा यानी कि T⁴ और अब रह जाता है A²। ये आगे डायमेंशन किसकी एप्सिलॉन नोट की, ठीक है। अब हम निकालते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट की। तो उसके लिए हमें पता है कि एक फॉर्मूला मैंने आपको कॉलम्स लॉ में बताया था, K की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो K पहले मैं यहाँ से एप्सिलॉन नोट को ऐसे लिख लेता हूँ 1/4 पाई K। और K की वैल्यू जो थी मैंने पिछले कॉलम्स लॉ में आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो उसमें K की वैल्यू कितनी थी 9 × 10⁹ तो 4 मल्टीप्लाई 9 × 10⁹, ठीक। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा पूरे को। जब आप इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नोट की वो आ जाएगी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल समद और आज मैं CBSE 12th क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करूँगा। कॉलम्स लॉ का जो एक नॉर्मल जो फॉर्म होती है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कराई थी। तो ये कॉलम्स लॉ की पहले नॉर्मल फॉर्म क्या होती है वो देख लेते हैं। जो कॉलम्स लॉ की जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो ये होती है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R²। यानी कि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। ये कॉलम्स की एक नॉर्मल फॉर्म थी जिसे मैंने डिस्कस कराई थी लास्ट वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं इस कॉलम्स लॉ की, यानी कि इसकी वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होगा, देखो जैसे आपको पता होगा कि जो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है। तो यहाँ हमने मैग्नीट्यूड तो पहले ही निकाल चुके थे हम। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन की भी, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको कॉलम्स लॉ की फॉर्म निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म। तो अब हम निकालते हैं वेक्टर फॉर्म जिसके अंदर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और उस फोर्स की डायरेक्शन भी होगी। तो चलिए अब इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये है मेरे पास 3 एक्सिस हो गई, ये आपकी x एक्सिस और ये आपके y एक्सिस और ये आपकी z एक्सिस। यहाँ पर दो चार्ज है Q1 और ये Q2, ठीक है। और इन दोनों ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। और इन दोनों चार्ज की अगर मैं इसको O से, ये देखिए ये जो होगा ये इसका कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाएगा ये? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, वो ये वाला होगा, ठीक है। और मैं इस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर को Q1 के पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर देता हूँ R1 से और इसको डिनोट कर देता हूँ R2 से। तो ये आपका है ये कहलाता है इसका पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है, उसे बोलते हैं उसका पोजीशन। यानी कि उसकी पोजीशन क्या है, किसी भी क्वांटिटी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आप उसकी ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। तो ये आपको पोजीशन वेक्टर है,
ठीक है। किसी भी चार्ज की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जिस वेक्टर का यूज किया जाता है वो होता है पोजीशन वेक्टर, और उसकी वो पोजीशन उसकी ओरिजिन से डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो इसके दोनों जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है इस चार्ज का, और इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर r2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो चार्ज है इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, और ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अब ये वाला जो चार्ज है Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इस साइड में करेगा, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों ही पॉजिटिव या तो फिर दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है। तो ठीक है, और हम इसको डिनोट करेंगे F21 से। यहां पर ध्यान रखिएगा बच्चे, यहां पर मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि उसे F12 लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इस F21 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, इस F21 का मतलब यह है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये चार्ज Q2 है, चार्ज Q1 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा ऊपर की ओर। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों एक ही साइन के चार्ज है, ठीक है। तो ये होगा ऊपर की तरफ, और हम इसको डिनोट किससे करेंगे, F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। और ये जो है इसका जो ये लीडिंग वेक्टर, इसको कहा जाएगा लीडिंग वेक्टर, और इसको हम डिनोट करेंगे R12 से। कब, जब ये इस फोर्स के लिए F21 के, यानी कि जब ये हम ये मानते हैं कि ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में लीडिंग वेक्टर को R12 लेते हैं, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जब ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, जब ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि F12, उस कंडीशन में जो लीडिंग वेक्टर है वो ऊपर की साइड में ले जाएगा, ठीक है। और इसको भी R12 ही लेंगे, सॉरी तो उस कंडीशन में जो लीडिंग वेक्टर ऊपर की ओर ले जाएगा, जिसको डिनोट करेंगे हम किससे, R21 से, ठीक है। ये ध्यान रखना है भाई, जब ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस कंडीशन में लीडिंग वेक्टर R12 है, ठीक है। और जब ये वाला जब ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस वाले चार्ज के ऊपर, उस कंडीशन में जो लीडिंग वेक्टर है वो R21 ले जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी न्यूमेरिकल, अब हम इनके एक्सप्रेशन निकालते हैं। सबसे पहले मैं F21 का एक्सप्रेशन निकालता हूं, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई R12 के, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि इसमें दो चीज़ें आपके माइंड में आई होगी, एक तो ये और एक ये, ठीक है। भाई सबसे पहली तो बात मैं इसकी आपको समझाता हूँ, ये क्या चीज़ है, ये R12 है, इनके बीच की डिस्टेंस, बट मैंने इस पर ये साइन क्यों लगाया है। देखिए साइन लगाने का मतलब ये है कि वैसे तो ये देखो, तो सबसे पहले अब इसमें आपको दो बातें अलग से लगी होगी, एक तो ये मैंने जो मल्टीप्लाई किया और एक मैंने जो ये साइन लगाया है। भाई वो तो बात ठीक है कि चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है R12 है, वो तो समझ में आती है, हमने R12 का स्क्वायर करना होगा, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। बट ये यहाँ पे साइन किस लिए लगाया गया है, देखिए ये बहुत ही डीपली बात है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है। देखो वो रीजन समझते हैं कि यहाँ पर हमें R12 वेक्टर का स्क्वायर लिखना था, यानी कि हमें क्या लिखना था, यहाँ पर हमें ये लिखना था ना, वेक्टर R12 ये लिखना था, बट मैंने बजाय इसके मैंने इसको ये लिख दिया वेक्टर R1, ये मैंने लिख दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया है, इसका मतलब क्या होता है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि R1 R2, ये होगा R1 डॉट R2, ठीक है, R1 डॉट R2, इसका मतलब ये तो होगा ना। और दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि ये
ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। ये जो साइन लगाया ना ये मैग्नीट्यूड के लिए लगाया जाता है, समझ रहे ना बात आप। भाई किसी भी वेक्टर का जो उसका स्क्वायर होता है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि ये भाई R1 है, इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे ही तो लिखते हो ना, ये ऐसे करके, समझ रहे ना बात आप। भाई किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है, समझ रहे बात। अब ये दोनों जो की मल्टीप्लाई है ना, यानी किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। सबसे पहली बात ये क्लियर हुई होगी आपके। अब हम बात करते हैं R12 कैप की। ये कैप का साइन में लगा रखा, ये किस लिए लगाया गया है, इस फॉर्मूले के अंदर तो नहीं है। देखिए क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वेक्टर फॉर्म हम कॉलम्स ला के निकाल रहे हैं, और वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अब मैग्नीट्यूड तो हमारे पास पहले से था, अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी ना। अब डायरेक्शन ठीक है यहाँ पे डायग्राम में शो हो रही है, बट आप एक्सप्रेशन के अंदर भी आपको डायरेक्शन को शो करना पड़ेगा, तो उस डायरेक्शन के लिए हमें R12 कैप को लगाना पड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस R12 कैप के फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने अगर पढ़ा हो, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन के लिए शो किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन, इसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि कोई वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, समझ ना बात। ये इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो इसी तरीके से R12 कैप का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, क्या होगा, R12 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये तो होगा ना। आ रही भाई बात समझ में। तो यहां पर R12 कैप की वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 मल्टीप्लाई R12 कैप की वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगी R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का Q टू R12 वेक्टर, ठीक है। ठीक, अब ये हमारा निकल गया F21 का एक्सप्रेशन। तो अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर F21 है और यहाँ पर R12 और R12, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। देखिए ठीक है, बच्चे यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पर F1 वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पर F21 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी R21 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब हम निकालते हैं इस फोर्स F12 का एक्सप्रेशन। अब उसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसे लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्या क्या करोगे उसमें चीज, बस यहाँ पर आप जब यहाँ F12 की वैल्यू निकाल रहे हो तो उस कंडीशन में ये F4 पाई एप्सिलॉन 0 तो सेम ही आएगा और Q1 Q2 भी सेम ही आएगा क्योंकि चार्ज तो सेम ही है। बट यहाँ पर R12 की जगह क्या आ जाएगा, R21 क्यूब और यहाँ पर भी R21 वेक्टर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास F21 और F12 का एक्सप्रेशन निकल चुका है। अब ये तो हमारे दोनों एक्सप्रेशन हो चुके हैं, बट अब हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है उसको दिखाना है। वो रिलेशन क्या है जरा वो देख लेते हैं। तो रिलेशन को हम कैसे निकालते हैं, देखिए ये जो R12 है और ये जो R21 है ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि कहने का मतलब R12 को हम ऐसे लिख सकते हैं -R21, ठीक है। क्यों, अब ये सवाल उठता है क्यों। अब ये बात प्रूफ करने के लिए ऐसा क्यों है,
तो उस कंडीशन में आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे, बट अगर आप सोच रहे हो भाई ये बात पूरी हमें पता होनी चाहिए कि आखिर हम R12 को माइनस R21 के इक्वल कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। भाई एक तो बात छोटी सी है कि ये इस साइड में और इस साइड में से अपोजिट है, लेकिन अगर बात को आगे ले जानी है, भाई पूरी बात समझनी है, तो उस कंडीशन में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये कैसे आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं R12 इज इक्वल टू माइनस R21 कैसे लिया गया है उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इस चार्ज Q1 को मैंने मान लिया कि A पोजीशन पर है और चार्ज Q2 को मान लिया B पोजीशन पे है, ठीक है। तो अब इससे पहले हमने 11th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या था, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें एक ट्राइंगल होता है, ठीक है। ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक दूसरा वेक्टर है, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूं वेक्टर ए और इसको मान लेता हूं वेक्टर बी। तो इन दो, ये देख सकते हैं आप, ये तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसकी थर्ड साइड होगी, यानी कि आप कह सकते हैं ये वाली। इसका मतलब क्या है, और इसको हम डिनोट करेंगे आर से, वेक्टर आर। ये होगा इसका इन दोनों का रिजल्टेंट। ये आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें किसी दो वेक्टर को किसी ट्राइंगल की दो एडजॉइनिंग साइड, एडजॉइनिंग यानी कि मिलती हुई साइड के साथ आप अगर उन्हें डिनोट कर दे, तो जो तीसरी जो साइड होगी वो उन दोनों का रिजल्टेंट होगी, ठीक है। तो जो इनकी एडजॉइनिंग साइड है, वेक्टर ए मैंने उससे मान लिया और वेक्टर बी दूसरी साइड को मान लिया है, और जो तीसरा जो वेक्टर है वो इनका रिजल्टेंट, तीसरी जो साइड है वो इनका रिजल्टेंट होगी, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अब हम इसी की हेल्प से यहाँ पर क्या इसका यूज करते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम पहले ट्राइंगल ले रहे हैं ओ ए बी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एडजॉइनिंग साइड है कौन सी है, फर्स्ट साइड ये है और दूसरी साइड ये वाली। जब हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, यानी कि जब हम R12 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये देखिए ये फर्स्ट साइड है, यानी क्या इस कौन सी है R1, ठीक है। और सेकंड साइड एडजॉइनिंग क्या है R12 वेक्टर, ठीक। और उनका रिजल्टेंट फिर क्या होगा, थर्ड साइड होगी ना। भाई ये तो बताया ना कि दो एडजॉइनिंग साइड को एक किसी ट्राइंगल के दो साइड के साथ, दो एडजॉइनिंग साइड मतलब किसी ट्राइंगल के दो जो एडजॉइनिंग साइड है उनका सम तीसरी साइड के इक्वल है। ये तो था ना से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में, ये तो था ना। तो यहाँ पर दो ये साइड है, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। कहाँ पर ये R12 इज इक्वल टू R2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आई बात समझ में। अगर ये आपके समझ में ना हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर दोबारा रिपीट आपको करा दूंगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से आप R12 की वैल्यू निकाल ले, क्या निकालते हैं, R12 इज इक्वल टू R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके आ गया R12 की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल लेते हैं ये वाला OBA, यानी कि अब हम यहाँ पर जो ये वाली साइड ले गए वो R21 को ले गए, समझे ना बात। जब आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे थे उस कंडीशन में अपने साइड ये वाली, ये जो साइड थी R12 ली थी, और अब जब हम ट्राइंगल ये ले रहे हैं OBA तो उस कंडीशन में साइड R21 ले गए ये वाली, ठीक है। तो उस कंडीशन में करिए, चलिए पहली दो एडजॉइनिंग साइड कौन सी है, एक तो ये एक ये, और उनका रिजल्टेंट कौन सा है, ये वाला, ठीक। तो क्या हो जाएगा, चलिए फर्स्ट साइड R2 प्लस सेकंड साइड कौन सी है R21 इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या होगा इनका R1 वेक्टर। तो यहां से R21 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, R1 माइनस R2, ठीक है। अब देखिए, अब एक काम कीजिए, यहां से माइनस को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू थी, किसकी वैल्यू है ये R12 की, तो R21 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस R12 के। ये तो बात थी पीछे जो मैंने बताई थी आपको। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर आपको इसको पूरा डिटेल में सोल्व करके दिखाना चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं। असल बात तो ये हमें ये लानी थी, ये कैसे आया है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं।
अब देखिए ये इसके इक्वल आ गया, तो अब मैं यहाँ पर इस वाली इस इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इस इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, जो मैंने F21 F12 निकाला था ना, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो R21 की वैल्यू R12 के इक्वल रख दीजिए, इस इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। चलिए क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्या 1 क्या 2 अपॉन R21 की वैल्यू मैंने किसके इक्वल रख दी, -R12। और यहां पर -R12। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां पर आपको एक बहुत ही मेजर, अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए कि जो R12 वेक्टर है, ये जो R12 वेक्टर है इसके बीच में जो माइनस लग रहा है, देखो ये पूरे के इस साइन के बीच में है, इसे बोलते हैं मॉडुलस का साइन। ठीक है, ये मॉडुलस का साइन है। और ध्यान रखिएगा कोई भी चीज अगर मॉडुलस के अंदर लिखी होती है, यानी कि इसके अंदर लिखी होती है, तो वो अगर नेगेटिव भी हो तब भी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, बट अगर वो नेगेटिव में है तो फिर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब जो ये R12 है, अब इसका जो माइनस ने खत्म हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप दूसरे शब्दों में कहना चाहे कि ये जो साइन होता है मॉडुलस का, ये माइनस को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते भाई ये क्यूब है तो माइनस को बाहर निकाल लो, ऐसा नहीं कर सकते। मॉडुलस के अंदर था तो वो साइन खत्म हो जाएगा, बट यहाँ से तो खत्म नहीं हुआ। तो अब इसको आप बाहर, अगर इसको आप ऐसे लिख लें -1/4πε0 क्या 1 क्या 2 अपॉन इंटू R12 वेक्टर का क्यूब। तो F12 की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, अब आप देखिए जरा, ये किसकी वैल्यू थी, ये F21 की वैल्यू है ना। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस, भाई माइनस तो बाहर ही है ना, ये है ना सारी वैल्यू उसकी, F21। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आए माइनस के साथ। ये मैं आप रिलेशन की बात कर रहा था ना, ये दोनों में एक दूसरे के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा, अभी तो मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि देखो ये जो दोनों फोर्स हो गए ना, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसका मतलब ये है इक्वल एंड अपोजिट। देख रहे हैं ना आप, माइनस साइन का मतलब यह है कि ये दोनों फोर्स, ये चार्ज Q1 Q2 पे जो लगा रहा है वो F21, समझे ना आप बात, और जो चार्ज Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है वो F12, वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए। ये इसका मतलब होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें एक लास्ट छोटी सी चीज रह गई है, बस लगभग खत्म हो चुका है वेक्टर फॉर्म। बस अब इसमें क्या करना है, देखो आपको ये जो R12 के ये जो है ना, ये जो है R21 और R12, आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए इनकी। देखिए ये खत्म हो चुका है, यहाँ पर कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म यहाँ पर आकर खत्म हो चुका है। बट अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना चाहे, ठीक है, कर सकते हैं, आपको करना है। और उसके अंदर ये करना है कि यहाँ पर R12 की वैल्यू और R21 की वैल्यू रख दीजिए। क्या है R12 की वैल्यू, R12 की वैल्यू यहाँ से है R2 - R1, उसे उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। और यहाँ पे जो R21 की जो वैल्यू है वो ये है, सॉरी ये R1 - R2, इसको नहीं रखनी है आपको, ये वाली रखनी है। इस R21 की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। तो इस तरीके से आपको F21 और F12 की जो एक्सपेंड फॉर्म इसको कहा जाता है वो लिख दीजिए। वो कोई बड़ी बात नहीं है, मेन बात थी वो ये थी। चलिए मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको। तो ये मैं हटो रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए मैं इसके फॉर्म लिख रहा हूँ। F21 की वैल्यू मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब ठीक है। और इसी तरीके से मैं F12 की वैल्यू निकाल लूँ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 - R2। ठीक है भाई, मैंने R21 की वैल्यू उठाकर यहाँ से उठाकर इस वाली इक्वेशन में रख दिया। ठीक है, तो ये दोनों इसकी फॉर्म निकल चुकी है। तो आई होप आपको कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, बस इसमें ये पार्ट था जो देखने लायक था
जो थोड़ा सा अलग सा था, बट आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तब तक के लिए थैंक यू।